हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और जिसमें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सर्वाधिक एक कारक है जो बताता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, भूकंपीय तरंगों की बात की थी हमने। देखिए, भूकंपीय तरंगों की बात की थी, मैं थोड़ा सा को रिकैप करूं तो हमने बात की थी कि सर यहाँ पर पी तरंग की बात की थी, एस तरंग की बात की थी और एल तरंग की बात की थी। मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। मैं पी तरंग बताया था मैंने, प्राथमिक तरंग होती है। जैसे हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और यहां से पृथ्वी की तरंगों का यानी भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो रहा है। तो ये भूकंप केंद्र है और ठीक इसके ऊपर अधिकेंद्र है। तो यहां से तरंगे निकलती है जो विभिन्न पदार्थों में से, चट्टानों में से निकलती हैं। तो जो सबसे पहले तरंगे निकलती हैं, जिनकी गति सबसे तेज होती है, जो ठोस, द्रव और गैस में से प्रवेश करती है, वो होती है प्राथमिक तरंगे, जो पृथ्वी के धरातल पर सीधी पहुंचती है। और जैसी इनकी दिशा होती है, तरंग की दिशा, तो वैसे चट्टानों की दिशा होती है, यानी कंपन भी उनमें कैसा होता है, बिल्कुल उसी दिशा में होता है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में एस तरंग पहुंचती है। यहां पर एस तरंग पी तरंग से थोड़ी धीरे होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गति करती है, बताया था मैंने आपको। और इनकी गति क्या होती है कि तरंगों की दिशा तो सीधी रहती है, लेकिन कणों की गति क्या होती है, लंबवत होती है और नुकसान भी करती है। और धरातली तरंग अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है और पूरे धरातल पर चलती है, बताया था मैंने आपको। और ये तरंगे धीमी गति से चलती है लेकिन सर्वाधिक नुकसान करती है। पी एस एल तरंग के बारे में हमने बात की थी, है ना। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ भूकंप के प्रकार क्या है। आपने भूकंप तो बता दिया, मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर कोई भी ज्ञात या अज्ञात, है ना, बाह्य या आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी में हलचल होती है, कंपन आता है, उसे भूकंप कहते हैं। मैं आज अभी खड़ा हूं, आपके सामने हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा हिलने लग जाऊं, यानी पृथ्वी हिले तो कंपन हो जाएगा। कंपन कैसे भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव जनित भी हो सकता है। आप बताइए, जैसे मान लीजिए भूकंप आया है तो आप हिलेंगे, मकान भी हिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए कभी आपने महसूस किया होगा कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर ट्रक जाते हैं, तो ट्रक जब जा रहा है पास में से तो आप यहां पर वाइब्रेट हुए होंगे, है ना, ऐसे कंपन से आया होगा, तो वो भी एक तरीके का भूकंप है। तो भूकंप दो प्रकार का होता है बेटा, हमको क्या पढ़ना है, भूकंप दो प्रकार का होता है। एक तो प्रकृति करे, प्राकृतिक भूकंप, और एक मनुष्य करे, उसको अप्राकृतिक भूकंप भी कहते हैं, या फिर उसको मानव जनित भूकंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जनित भूकंप भी कहा जाता है। यानी भूकंप दो प्रकार के हो गए, ये बात क्लियर है ना। हम आगे भी कुछ कारक पढ़ेंगे, सभी कारक में हम प्रकृति को तो मतलब महत्वपूर्ण मानते ही हैं, लेकिन मनुष्य भी एक ऐसा है जो भी इन कारकों के लिए उत्तरदायी हो रहा है, उसको पढ़ेंगे हम। अब देखिए, प्राकृतिक भूकंप में एक तो जो स्थल भाग पर भूकंप आए, यानी स्थलीय भूकंप, जो सागर में भूकंप आए वो सागरीय भूकंप, हम सबकी बात करेंगे। देखिए, स्थलीय भाग में कौन सा हो सकता है, सर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो पृथ्वी कंपन करेगी या करेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। भ्रंश मूलक भूकंप या टेक्टोनिक, यानी प्लेटों के हलचल से दरारें पड़ जाए पृथ्वी के अंदर चट्टानों में, उससे होंगे। संतुलन मूलक भूकंप, इसके बारे में बात करेंगे। और प्लूटोनिक भूकंप, इसके बारे में बात करेंगे। फिर यही भूकंप अगर सागर में आ जाए तो सागरीय, भारी सागरीय भूकंप द्वारा, ये भी हम पढ़ेंगे। स्थलीय भूकंप, अब दो मानव जनित क्या होता है, एक तो नियात भूकंप, है ना, नियात भूकंप को कोलैप्स भूकंप भी कहते हैं, कोलैप्स, है ना, विस्फोट भूकंप और बांध जनित भूकंप आता है। ये आपके स्थलीय भूकंप, ये क्या है, मानव जनित भूकंप। तो हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि भूकंप का जो कारक होता है ना बेटा, वो प्रकृति भी करती है और मानव भी करती है। जो कि आपने पहले पार्ट में पढ़ा था, आप 12th में पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, कि मनुष्य जो होता है ना, वो आपके प्रकृति के साथ साथ विकास भी करता है और प्रकृति में बदलाव भी करता है, जो आपने पहले पार्ट में पढ़ा था, है ना, कि मनुष्य यहाँ पर जो आपके जो भी बदलाव नजर आ रहे हैं वो बाह्य व आंतरिक बलों के कारण तो हो ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य भी यहाँ पर परिवर्तन कर रहा है। तो देखिए, पहला भूकंप पढ़ते हैं, ज्वालामुखी भूकंप। देखिए, ज्वालामुखी भूकंप है, आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए बड़ा भयंकर विस्फोट हो रहा है। अब देखो, जब विस्फोट हो रहा है तो विस्फोट ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हो गया है। यहां से जब मैग्मा चैम्बर था, यहां से जब मैग्मा निकलता है तो यहां पर जोर लगाता है, प्रेशर लगाता है, क्योंकि यहां से आपकी गैसें निकलना चाहती है, यहां पर आपके धूल के जो कण हैं वो निकलना चाहते हैं, चट्टान के टुकड़े निकलना चाहते हैं, ये प्रेशर लगाती है। तो भूकंप आने से पहले, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले, ये धरातल पर प्रेशर लगाता है, धरातल को हिलाता है। तो जो कंपन होगा ना, वही ज्वालामुखी भूकंप होगा, वही क्या होगा, ज्वालामुखी भूकंप होगा। वो बात की बात है कि यहां से ब्रेक होता है, फिर ये मैग्मा बाहर आता है, जिसको हम लावा कहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमारी पृथ्वी के कंपन से, यानी पृथ्वी में कंपन किस किस तरीके से आता है वो बात कर रहे हैं। टेक्टोनिक भूकंप, दूसरा टेक्टोनिक भूकंप। देखिए, आपकी जो, आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे। ये प्लेटें बेटा कई तरीके से गति करती है, या तो ये दूर जाएगी, इसको अपसारी कहते हैं, है ना, जैसे अपसारियां दूर चले गई है, ठीक है जी।
या फिर ये प्लेटें क्या होगी, पास में आ जाएगी, ये प्लेटें क्या हो जाएगी, पास में आ जाएगी, या फिर एक के साथ एक घूमेगी। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहां पर डाउन जा रही है तो ये इधर की तरफ जा रही है, यहां पर ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे जा रही है, ये एक बिल्कुल इस तरीके से सरक रही है। तो पृथ्वी की चट्टानों में प्लेटों के संचलन से जो भी गति होगी या जो भी एक तरीके से मान लीजिए भ्रंश होगा, दरार पड़ेगी, उससे पृथ्वी के अंदर कंपन आएगा, उसे हम टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा भूकंप इसी प्रकार से आते हैं। ये मान लीजिए सबसे ज्यादा जो भूकंप होते हैं वो भूकंप का जो मेन कारण है वो टेक्टोनिक भूकंप, या इसको एक दूसरा नाम देते हैं भ्रंश मूलक भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, है ना। आपका क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा भूकंप का प्रकार कौन सा होता है, किस कारण आता है, तो ये बोलेंगे टेक्टोनिक भूकंप। क्यों आते हैं, पृथ्वी के अंदर जो आपकी प्लेटें होती है उनमें संचलन के कारण चट्टानों में गति पाई जाती है या फिर उनमें भ्रंश दरारें पड़ती है, जिसके कारण ये भूकंप आते हैं। तीसरा देखिए आपके पास संतुलन मूलक भूकंप। देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहां पर ये मेंटल है, यहां पर एक क्रस्ट बन रही है, क्रस्ट से धीरे 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 आपने यहां पर एक तरीके से यहां पर एक ये बड़ा पदार्थ बना है, और फिर इसके कारण यहां दबाव के कारण, ये देखिए दबाव के कारण ये नीचे, हिस्सा नीचे चले गए। तो क्या होता है, जो हमारी प्रायी पृथ्वी है ना बेटा, इस पृथ्वी में प्रकृति से संतुलन पाया जाता है, लेकिन किसी भी कारण से, या तो प्राकृतिक कारण हो या फिर अप्राकृतिक कारण हो, जैसे आपने बांध बना दिया मान लीजिए, तो प्राकृतिक कारण हो या कोई भी कारण हो, उसके कारण उसके संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको बताया, जैसे आप बैठे हैं आराम से, अभी आप बैठे बैठे एक बच्चा आपके पास आ जाए, है ना, कंधे पर आपके ऊपर आ जाए, तो एकदम से आप एडजस्ट होने के लिए हिलेंगे ना, तो वही पृथ्वी कर रही है कि उस पर जब दबाव आ रहा है, यानी पहले तो वो संतुलन में है, लेकिन जैसे ये पहाड़ बन गया तो ये दबाव में आई, तो दबाव आने के कारण ये संतुलन को बनाएगी वापस, उसके कारण पृथ्वी हिलेगी, और उस कंपन के कारण ही उसको संतुलन मूलक भूकंप भी कहते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहाड़ है, सदियों से पहाड़ है, और यहां पर एक गर्त है इसके साथ ही, अब अपर्दन हो रहा है, अपर्दन होने के कारण ये मिट्टी यहां पर आ रही है, तो पहाड़ तो छोटा होता जा रहा है और यहां पर मिट्टी का जमाव होता जा रहा है, तो यहां तो प्रेशर बढ़ने लग गया और यहां पर प्रेशर कम होने लग गया, तो यहां पर भूकंप आएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने आप को वापस संतुलन में लाने का प्रयास करेगी, है ना। इसको एसोसिएटिव कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्लूटोनिक भूकंप, ये बहुत ही कम भूकंप आते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी के जब गर्भ से बात करेंगे, आप आगे भी पढ़ेंगे कि भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूकंप, मध्यम भूकंप और आपके पातालीय भूकंप। सामान्य भूकंप थोड़ी कम गहराई से आते हैं, मध्य भूकंप आपके मान लीजिए आप 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं, और ये 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं, जिसके बारे में ज्यादा कोई कारण पता नहीं है। हम ये मानते हैं कि रासायनिक विस्फोटों के कारण, है ना, जो रासायनिक क्रिया होती है चट्टानों में, उनके कारण आ रहे हैं। तो ये 200 से लेकर यानी 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं प्लूटोनिक भूकंप। पृथ्वी की गहराई में आते हैं, इनको इसलिए पातालीय भूकंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पातालीय भूकंप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको बेटा, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से डिवाइडेशन नहीं किया गया है, सारे भूकंपों को एक साथ लिया गया है, लेकिन मैंने देखा इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। आप सविंदर सिंह की जो भूगोल की किताब भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको पता लगेगा कि भूकंप को बांटा गया है प्राकृतिक में और अप्राकृतिक में, यानी मनुष्य कारक है और प्रकृति कारक है, ठीक है। ओके जी, ये आ गया प्लूटोनिक हो गया। अब है नियात भूकंप, ये मानव जनित भूकंप में आ गए, है ना, मानव जनित में। अभी हम और बात करेंगे प्रकृति की, पहले नियात भूकंप देखिए। तो वो नियात भूकंप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये कोई गुफा थी, है ना, तो खनन कार्य करते हुए आप खनन कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप खनन कार्य कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी की से आप अंदर चले गए, बिल्कुल यहाँ पर अंदर चले गए, यहाँ पर आप खनन कार्य कर रहे हैं। अब खनन जब कार्य कर रहे हैं यहाँ से धरातल के ऊपर से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक होल बन जाएगा, यानी एक छेद बन जाएगा ना, यानी यहां पर वो एक तरीके से खालीपन आ जाएगा। अब क्या होगा कि पहले यहां पर चट्टानें थी तो प्रेशर मेंटेन था, लेकिन अब प्रेशर हट गया यहां से उसका दबाव, यहां से जो जिसको प्रेशर को मेंटेन कर रही चट्टानें हट चुकी है, तो क्या होगा, ये प्रेशर होगा और कभी कभी ये चट्टानें कोलैप्स कर जाएगी, यानी धस जाएगी, और ये टूट कर क्या हो जाएगी, इस तरीके से टूट जाएगी और इस तरीके से ये रूप आ जाएगा। तो इससे जो पृथ्वी में कंपन होगा उसको बोलते हैं नियात भूकंप। क्या बोलते हैं, नियात भूकंप बोलते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं। अच्छा, इसी कारण आप देखिए जब भी ये चट्टानें, जब भी अपन खनन करते हैं तो सरकार का नियम होता है कि आप वहां से जो पदार्थ निकाले हैं, तो नियम ये होता है कि आप वहां पर मिट्टी के द्वारा या फिर अन्य चट्टानों के द्वारा उस पदार्थ, उस जगह को भर दें, क्योंकि जगह को भरेंगे नहीं तो वो प्रेशर आएगा ना चट्टानों का, यहाँ तो मेंटेन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये धस जाएगी। इसको बोलते हैं नियात भूकंप। कभी कभार क्या होता है बेटा कि जो चूना की चट्टानें होती हैं, चूने की चट्टानों वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर गुफा होती है, तो वो भी क्या होती है, पानी से क्रिया करके वो भी धस जाती है।
तो जो भी कंपन होगा वो इस कारण कंपन होता है। तो चाहे नियात भूकंप में खनन कार्य द्वारा आए या फिर चट्टानों के द्वारा आए, चूना चट्टानों के द्वारा आए, उसे हम नियात भूकंप भी कहते हैं या कोलैप्स भूकंप भी कहते हैं। देखिए टूट गया पूरा हिस्सा, यहां से बना हुआ था, ये टूट के धस गया। विस्फोट भूकंप, देखिए हम परमाणु विस्फोट भी करते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पर परमाणु विस्फोट भी हुआ है, या फिर कोई रासायनिक विस्फोट हो रहा है, कुछ भी है ना। तो वो जो भूकंप होता है, या मान लीजिए आप खनन कार्य कर रहे हैं, आपने कहीं पर वहां पर आपने बम लगा दिया, विस्फोट किया है, उसके कारण पृथ्वी में कंपन आएगा, तो उसे देखो ये कितना कितना प्रेशर हो रहा है, तो यहाँ पर आसपास के मकान हिल जाएंगे, पृथ्वी वाइब्रेट हो जाएगी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं विस्फोट भूकंप। सब मानव कर रहे हैं तो ये मानव जनित भूकंप है। देखो इसको हम यहाँ प्रकृति में भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो विस्फोट भूकंप को यहाँ भी ले सकते हैं, यानी इस तरीके से नियात भूकंप को मान लीजिए आप कि कभी कभार क्या होता है कि बड़ा हिमखंड है, हिमखंड यानी पर्वत का पहाड़ है, वो नीचे आ गया फिसलकर, तो उससे कंपन होगा, उसके कारण भी क्या होगा, आपके प्रकृति जनित भूकंप आ जाएगा, होगा ही नहीं होगा। या फिर मान लीजिए आपने चूना का जो भी किया, हमने ये वाला किया कि चूना की चट्टानें थी जो आपकी यहां पर, ये धस गई हो, तो उसके कारण भूकंप आ जाएगा। तो ये भूकंप तो हमारे पास में आते रहते हैं। अच्छा आगे देखिए आप, बांध जनित भूकंप, मैं अभी सागर भूकंप छोड़ रहा हूं, सागरीय भूकंप छोड़ रहा हूं, अभी करेंगे हम बांध जनित भूकंप। देखो बांध जनित भूकंप ये है कि यहां पर मान लीजिए आपने बांध बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है, कितना प्रेशर होगा पानी का, है ना। पहले प्रकृति ने बांध बनाया था, नहीं आपने बनाया है, और इसके कारण पृथ्वी के अंदर असंतुलन आएगा। असंतुलन आएगा, जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर आपने बांध बना दिया है, डैम बना दिया है, तो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, पृथ्वी मेंटेन करने के लिए वापस संतुलन करेगी और भूकंप आएगा। इसको बांध जनित भूकंप कहते हैं। आपको मैंने उदाहरण दिया था कि महाराष्ट्र में एक जगह है कोयना, वो कोयना के अंदर भूकंप आया 1967 के अंदर, तो वैज्ञानिकों ने मालूम करा कि भैया दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वो तो बड़ा कठोर है, बड़ा स्थिर है, वहां तो भूकंप आना ही नहीं चाहिए, तो यहां पर भूकंप क्यों आया। तो बाद में मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र के जो कोयना है ना, वहां पर पानी के प्रेशर के कारण भूकंप आया। तो ये हो गया बांध जनित भूकंप, ठीक है। अब देखिए आप, हमारे पास बच गया था सागरीय भूकंप। देखिए सागरीय भूकंप प्रकृति के द्वारा भी होता है, मानव के द्वारा भी होता है। प्रकृति के द्वारा कैसे होता है, कभी सागर के अंदर समुद्र में ही भूकंप आ जाए, मान लीजिए वहां की चट्टानें हिल जाए, तो क्या होगा कि वहां पर भूकंप आ जाएगा। और ज्यादातर क्या होता है, मैं आपको बताऊं बेटा, ज्यादातर ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे भारत का हिस्सा है और यहां पर भूकंप आया है, तो यहां पर भूकंप आने पर क्या उठेगी, सुनामी उठेगी। क्या उठेगी, सुनामी। और सुनामी जब तटों पर टकराएगी, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, 100 से 200 फीट की लहरें उठती है, और जब वो कहां पर टकराएगी, यहां तट पर टकराएगी, तो कंपन सा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उसको सागरीय भूकंप कहते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी उठती है। सुनामी जब उठती है, यहां से इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से देख लेते हैं, अब यहां पर सुनामी उठेगी। अब सुनामी उठेगी तो ये उठकर वापस तटों पर टकराएगी, और तटों पर टकराएगी तो यहां पर एक कंपन उत्पन्न करेगी, जिसको हम भारी सागरीय भूकंप कहते हैं। और जब यही भूकंप कहां पर होता है, हम समुद्र के अंदर कोई एक्टिविटी करते हैं, मानो परमाणु विस्फोट कर दिया, या फिर हमने समुद्र के अंदर और भी कोई विस्फोट कार्य किया है, तो वहां पर जो भूकंप आ रहे हैं वो भी सागरीय भूकंप होते हैं, लेकिन वो मानव जनित करते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे भूकंप क्या होता है। भूकंप की तरंगे हमने बात कर ली थी कि PSL होती है, और अब बात करें कि भूकंप दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक, मानव जनित। इसको भी दो बांटा, स्थल भाग में और सागर में। स्थल भाग में ज्वालामुखी भूकंप है, ब्रह्ममूलक भूकंप है, संतुलन भूकंप है और प्लूटोनिक भूकंप है। जिसमें प्लूटोनिक भूकंप जो होता है वो सबसे ज्यादा, सॉरी माफ कीजिएगा, टेक्टोनिक जो भूकंप होता है वो सबसे ज्यादा आते हैं, ब्रह्ममूलक भूकंप आते हैं। सागरीय भूकंप होता है सुनामी के द्वारा, यहां पर लिख सकते हैं आप, सुनामी के द्वारा होता है, समुद्र में सुनामी आती है तो होता है। और मानव जनित भूकंप में, स्थलीय भूकंप में नियात यानी धसना, विस्फोट भूकंप और बांध जनित भूकंप, ये इसके उदाहरण है। और समुद्र में आपको विस्फोट करेंगे मनुष्य, तो उसके कारण भूकंप आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके भूकंप के प्रकार समझ में आ गए होंगे। आपके एनसीईआरटी बुक से भी कुछ अलग है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़े ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी काम आएंगे। नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हम भूकंप के बारे में और बात करेंगे, है ना। भूकंप को मापने की स्केल क्या है, उन स्केल के बारे में बात करेंगे। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।